बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डेटा हैंडलिंग, स्टोरेज और डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम डेटा फ्रेम बनाते हैं, सीरीज़ बनाते हैं और किस तरह से उसकी स्लाइसिंग और उसमें से डेटा किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखना है कि किस तरीके से डेटा जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से इंपोर्ट करके हम जो है वो डेटा फ्रेम में लेकर आ सकते हैं। अगर हम एक मरतबा डेटा फ्रेम में डेटा लेकर आ जाएं तो उसके बाद हमारे पास वही बेसिक टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए हम जो है वो अपना डेटा जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, जो हम पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। पिछली वीडियो में हम चैप्टर 5 पर थे, अब हम चैप्टर 6 पे आ गए हैं। चैप्टर 6 के अंदर हम मोस्टली जो है वो काम कर रहे होंगे डिफरेंट टाइप के डेटा को डेटा फ्रेम में इंपोर्ट करने का। वो डिफरेंट टाइप क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पर वो CSV डेटा हो सकता है। मोस्ट फेमस डेटा जो है वो हमारा रो एंड कॉलम के अंदर वो CSV फॉर्मेट ही होता है। लेकिन इसके अलावा भी डेटा सेट डिफरेंट टाइप के मौजूद हैं। एक्सेल फॉर्मेट जो है वो है। इसके अलावा डेटा जो है वो डिफरेंट किस्म की टेबुलर फॉर्मेट में हो सकता है जो टैब से सेपरेटेड हो, और इसके अलावा डेटा जो है वो हमारा HTML फॉर्मेट में भी हो सकता है। अगर कभी आपने HTML फॉर्मेट को देखा हो या टेबुलर फॉर्मेट को देखा हो तो उसमें इन तमाम डेटा के अंदर जो चीज़ जो मेन डिफरेंस है इन तमाम चीज़ों में वो होता है कि हम डेटा में को या टेक्स्ट को किस तरह से अलग करते हैं। और ये भी हमें याद रखना है कि इनमें से मेन चीज़ जो है वो कॉमन चीज़ जो है वो क्या है। जो कॉमन चीज़ ये है कि हम आज जितनी भी डेटा को डिस्कस करेंगे वो मोस्टली टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो जो एक्सेल भी है वो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा जो है वो स्टोर करता है। इस तरह CSV में भी जो है वो हमारा डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होता है, HTML में भी टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होता है, और इस तरह डिफरेंट किस्म के टेबुलर फॉर्मेट जो हैं इसमें सब में डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट का अंदाज़ा लगाने के लिए कि यार ये जो डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है या नहीं है, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है, या एक अच्छी वैलिडेशन जो है वो ये हो सकती है कि टेक्स्ट फॉर्मेट में जब भी डेटा होगा वो हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर, मिसाल के तौर पर नोटपैड++ या अगर आप लिरिक्स पे काम कर रहे हैं तो Gedit वगैरह में उसको ओपन कर सकते हैं। फॉर्मेट उसका थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन वो विजिबल होगा। टेक्स्ट फॉर्मेट में जो डेटा होता है वो मोस्टली क्योंकि टेक्स्ट फाइल में होता है उसमें सिर्फ थोड़े थोड़े से फर्क होते हैं। मिसाल के तौर पर जो CSV फॉर्मेट होता है उसमें डेटा जो है वो कॉलम वाइज अलग होता है, सॉरी जो डेटा है वो कॉमा वाइज जो है वो अलग होता है। हर दो डेटा के दरमियान में कॉमा लगा हुआ होता है, इससे डेटा जो है हम उसको सेपरेट करते हैं। टेबुलर या टेबल फॉर्मेट के अंदर जो डेटा होता है उसमें हम टैब के जरिए डेटा को अलग अलग कर रहे होते हैं। CSV में कॉमा के जरिए और टेबुलर में टैब के जरिए। अगर हम HTML की बात करें तो जो डेटा HTML में होता है वो अमूमन डिफरेंट किस्म के टैग्स की हिसाब से जो है वो सेपरेट होता है। डिफरेंट टैग जो होते हैं वो डेटा को अलग अलग कर रहे होते हैं। एक बहुत फेमस टेक्निक जो फेमस टैब है वो टेबल की है, जिसमें टेबल और TR और TD इस तरह का डेटा जो है हमारे पास अलग होता है। तो हम जो है वो CSV, टेबुलर डेटा, एक्सेल डेटा या HTML डेटा को किस तरह डेटा फ्रेम में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं वो हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये नई वीडियो स्टार्ट हो रही है तो इसके अंदर हमारा जो जुपिटर नोटबुक है वो भी दूसरी है, अलग है। और इस मरतबा जैसे कि आप इसके ऊपर देख सकते हैं, हम स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। देखें स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो इस वक्त जुपिटर नोटबुक है वो डेटा फ्रेम 2 है। ये आपको रिसोर्स के तौर पर आपको अवेलेबल हो जाएगी जब आप ये वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी। स्क्रीन के ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं। मिसाल के तौर पर डेटा लोडिंग, स्टोरेज एंड फाइल फॉर्मेट। इसके अंदर जो है हमारे पास जो है डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे डेटा रीडिंग एंड राइटिंग एंड टेक्स्ट फॉर्मेट, पार्सिंग फंक्शन इन पैंडास, और हम मेथड पता करेंगे। एक मेथड जो है वो हम देखेंगे रीड CSV। इसी तरह एक और मेथड है read_excel और read HTML। ये सारे मेथड जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर हमें
कॉमा डिलिमिटेड डेटा जो है वो, अगर हमें कॉमा डिलिमिटेड डेटा जो है वो लोड करना हो डेटा फ्रेम में तो हम रीड CSV का मेथड इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें एक्सेल से डेटा लोड करना हो तो रीड एक्सेल मौजूद है, और अगर HTML से करना हो तो रीड HTML हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर एक बात गौर करने की, अगर आप इस स्क्रीन को देख रहे हो, मैंने यहाँ पर डिलिमिटेड डेटा कहा है लेकिन कॉमा डिलिमिटेड नहीं कहा, इसलिए कि CSV के अंदर हम कॉमा का अलावा भी और डिलिमिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, सेमी कॉलन, कॉलन, पाइप, डिफरेंट। तो ये लाजमी नहीं है कि CSV, वैसे तो इसमें नाम से याद है, लेकिन ये कि CSV में अक्सर डिलिमिटर के तौर पर अदर देन कॉमा भी इस्तेमाल होता है। एक और चीज़ जो हमें इसमें याद रखनी है, कॉमन ऑप्शंस हैं हमारे पास, और वह ये है कि जब भी हम इसमें से कोई भी मेथड जो है डेटा फ्रेम पैंडास का कोई भी डेटा फ्रेम मेथड जो है या कोई भी फंक्शन कह लें इसको आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे रीड CSV, रीड एक्सेल या रीड HTML, तो हमें ये तमाम चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, इंडेक्सिंग, जिसके अंदर हम यहाँ पर देखें, मैंने लिख के भी रखा हुआ है आपके लिए, कैन ट्रीट वन और मोर कॉलम एज द रिटर्न डेटा फ्रेम एंड वेदर टू गेट कॉलम नेम्स फ्रॉम द फाइल द यूजर और नॉट एट ऑल। इसमें हमें ये याद रखना है कि डेटा जो है वो हमारा जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हमें कॉलम के नाम और इंडेक्सिंग वगैरह जो है मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। पैंडास जो है वो इसमें हमारी हेल्प करता है, अगर नहीं होगी तो वो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेगा, हम आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वैल्यू कन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट फीचर है। पैंडास का डेटा फ्रेम जो है, जब हम डेटा इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो इसके अंदर चेक करता है कि डेटा की टाइप्स क्या हैं और उसको कन्वर्ट करने की या इंपोर्ट करने की कोशिश करता है। और बाज़ जगह उसको अगर डेटा नहीं मिलता तो वो मिसिंग वैल्यू के तौर पर NaN भी अप्लाई कर देता है। इसके अलावा डेट टाइम पार्सिंग और आइट्रेटिंग। आइट्रेटिंग के अंदर हम मतलब ये ले रहे हैं कि अगर डेटा बहुत बड़ा होगा तो छोटे छोटे चंक्स के अंदर डेटा हम अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ डेटा जो है वो हमें स्किप करना है, कुछ चीज़ें हटानी है, वो भी जो है वो हमारे पास इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो कोई भी फंक्शन आप इस्तेमाल करके डेटा डाउनलोड करने जा रहे हो तो आपके पास पैंडास के डेटा फ्रेम के अंदर ये सारे फीचर्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं कि आपके जो कॉलम्स के नाम और इंडेक्सिंग, ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले डेटा फ्रेम में, कि डेटा फ्रेम में एक इंडेक्स का स्पेशल कॉलम होता है और इसके अलावा हर कॉलम का एक नाम भी होता है जिसको हम कॉलम इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो दोनों तरफ हमारे पास इंडेक्सिंग्स जो है वो अवेलेबल है। कॉलम के नाम के तौर पर भी इंडेक्सिंग है और रो के नाम या टेबल्स के तौर पर भी इंडेक्सिंग है। तो अगर उसमें अगर हम कोई ऐसा डेटा इंपोर्ट करने जा रहे हैं जिसमें हेडिंग्स मौजूद होंगी तो वो उनको एज अ हेडिंग इस्तेमाल कर लेगा, और अगर हेडिंग मौजूद नहीं होंगी तो उनको इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि हम उसको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह यही हाल रो के साथ भी है। अगर कोई इंडेक्स रो अवेलेबल होगी तो वो उसको यूज़ कर लेगा, और अगर इंडेक्स रो अवेलेबल नहीं होगी तो वो न्यूमेरिक इंडेक्स के तौर पर उनको इस्तेमाल कर लेगा। इसके अलावा जब डेटा हम इंपोर्ट कर रहे होंगे तो वो उस डेटा की टाइप भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। पैंडास की कोशिश होती है कि डेटा जो है अगर वो न्यूमेरिकल डेटा लग रहा है उसको तो वो नंबर्स में या फ्लोट में मोस्टली, और अगर स्ट्रिंग डेटा है तो वो उसको स्ट्रिंग के अंदर ही कन्वर्ट करे। जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसके लिए एक डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो इस्तेमाल करता है जिसको हम ऑब्जेक्ट डेटा कहते हैं। ऑब्जेक्ट डेटा में हर तरह का डेटा आ सकता है, लेकिन ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है कि डेटा को ऑब्जेक्ट में ही रखा जाए। तो पैंडास भी जो है वो इन्फर करता है डेटा टाइप, डेटा की वैल्यू देखकर, और बाद में हम इसको कन्वर्ट करके खुद अपने मर्जी का डेटा रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पैंडास ने जो है वो डेटा जो है वो इन्फर किया और न्यूमेरिकल डेटा को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तो हम बाद में उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर इंटीजर में कर दिया तो फ्लोट में कर सकते हैं। ये हमारे पास चॉइसेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इन 5 ऑप्शंस के अंदर ये बताना चाह रहा था कि
ये बिल्ट इन फीचर अवेलेबल है कि आपका डेटा जो है वो प्रॉपरली इंडेक्स्ड होगा। इसके अलावा उसमें टाइप जो है डेटा की प्रॉपर टाइप देने की वो कोशिश करेगा पेंडास। इसके अलावा अगर डेट और टाइम वगैरह होंगी तो उनकी पार्सिंग भी करेगा। अगर वो डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, कुछ हम हिंट्स या कुछ फॉर्मेट की हेल्प जो है वो पेंडास को दे सकते हैं, लेकिन पेंडास खुद भी कोशिश करता है कि अगर ऐसा कोई फॉर्मेट मिल जाए जिसके अंदर से वो डेट को कन्वर्ट कर सके तो वो उस टेक्स्ट डेट को या कॉमा सेपरेटेड डेट को जो है वो एक प्रॉपर डेट में कन्वर्ट कर लेता है ताकि प्रोसेसिंग आसान हो जाए। इसके अलावा अगर डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा है तो हम डिफरेंट छोटे छोटे चंक्स में उसको डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ डेटा को स्किप भी कर सकते हैं और कुछ डेटा को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे इन चारों फंक्शंस में, इन तीनों फंक्शंस के अंदर मौजूद हैं। तीन के अलावा और भी फंक्शंस हैं लेकिन मोस्टली हम यही वाले यूज कर रहे होते हैं। एक बात स्क्रीन के हवाले से है कि हमें आपको जो है इस मर्तबा जब ये आप नोटबुक इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप जो है वो एक फोल्डर जो है वो डाउनलोड कर लें जो इस जुपिटर नोटबुक के साथ अवेलेबल होगा एग्जाम्पल्स के नाम का। और ये जो एग्जाम्पल का फोल्डर है ये असल में मैंने जो है वो किताब की जो है वो कोड से ही एक्सट्रैक्ट किया है, तो ये इसकी सारी एग्जाम्पल्स जो है वो आपकी किताब के सारे कोड्स के साथ चल जाएंगी। तो कुछ एग्जाम्पल्स तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता हूँ कि भाई किताब के जो कोड हैं वो 1 बाय 1 आप एग्जीक्यूट करके देखें अलग से थोड़े थोड़े करके, ताकि आपके समझ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएं। जब आप करने लगते हैं वीडियो देखने के साथ साथ या वीडियो देखने के बाद तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ में आने लगती हैं। तो आप जो है वो एग्जाम्पल्स का फोल्डर जो है वो सबसे पहले डाउनलोड करेंगे इस जगह पर जहां से आपने जुपिटर की नोटबुक स्टार्ट की है। हम इसको बेस फोल्डर कह रहे हैं। बेस फोल्डर क्या है हमारा, जहां पर जुपिटर की नोटबुक हमने स्टार्ट की है, जुपिटर स्पेस नोटबुक लिखकर हमने जहां से जुपिटर का प्रोग्राम नोटबुक का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उस फोल्डर के अंदर हम एक सब फोल्डर बनाएंगे और उस सब फोल्डर में जो है वो हम एग्जाम्पल का फोल्डर जो है वो कॉपी कर देंगे। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं स्क्रीन के ऊपर। ये एग्जाम्पल का फोल्डर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी टेक्स्ट और CSV वगैरह पड़ी हुई जिनको हम यूज करेंगे। ये फोल्डर कहां पर मौजूद है, ये हमारे मेन फोल्डर के अंदर मौजूद है। यानी कि हमारी ये देख लें यहाँ पर, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जुपिटर डेटा फ्रेम 2 है। इसके अंदर इसी डायरेक्टरी में जिसमें ये मौजूद है, इसमें एक जो है मैंने फोल्डर बनाया हुआ है एग्जाम्पल्स के नाम का और एक डेटा सेट के नाम से। अभी हम आज की जो है उसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे और आगे वाली वीडियोस में हम डेटा सेट को भी यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स के अलावा भी हमारे पास कुछ डेटा सेट्स हैं जो हम अपनी आज की या आगे वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। इसमें से कुछ डेटा जो है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा है और वो इसीलिए आपको दिया गया है ताकि आप जो है एक बड़े साइज़ का डेटा जो है वो आप देखें। ज़्यादा बड़ा नहीं है इतना, मतलब अराउंड 2000 रोज़, और उसके ऊपर आप डेटा मैनिपुलेशन करके देखें। हम जो यहाँ पर कोड बना रहे या लिख रहे होते हैं उसके अंदर डेटा बहुत ही छोटा होता है, फ्यू रोज़, 10, 12, 15 इस तरह की रोज़ होती हैं, बहुत से हद से ज़्यादा उससे भी कमी होती हैं। लेकिन आपको जो है वो एक अलग से जब ये वीडियो एंड के ऊपर होंगी, जब हम चैप्टर एंड पे पहुंच रहे होंगे, तो मैं आपके साथ कुछ जो है वो बड़े डेटा सेट CSV फॉर्मेट में शेयर करूंगा ताकि आप कुछ लार्ज डेटा के ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। ये अभी आपके पास अगली वीडियोस में ये सब चीज़ें शेयर हो जाएंगी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं लोडिंग डेटा। किस तरह हम डेटा जो है वो पेंडास के डेटा फ्रेम में लेकर आएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन सा डेटा इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो किताब की भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने एक इस एग्जांपल्स के फोल्डर में कुछ अपने तौर पर भी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डाली हैं। मिसाल के तौर पर इसमें देखिए सैम्पल 2, सैम्पल 3 ये भी है। इसको मैं ओपन भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, सैम्पल की नाम की एक जुपिटर, ये मैं छोटी सी एक CSV फाइल बनाई है और इसकी पहचान ये है, अगर आप स्क्रीन पर गौर से देख रहे होंगे कि इसके अंदर देखें कॉमा सेपरेटेड है। इसमें ये पहला वाला कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 कॉलम्स के नाम हैं। यानी पहली वाली रो जो है वो कॉलम की हेडिंग है और बाकी जो है वो 4 कॉलम्स जो हैं वो डेटा के हैं। इसी चीज़ को मैंने जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के फोल्डर में सैम्पल नाम की CSV को रीड कराया है। रीड कराते वक्त मैंने कोई भी इसको इंफॉर्मेशन
रीड कराते हुए मैंने इसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ये इसके बावजूद भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो खुद ही उठा लेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर पहले मैं इसको यहाँ इसको बंद कर देता हूँ और इसको रन करके अच्छा, इसको मैंने रन किया तो अब मैं देख सकता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कॉलम्स जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। हर कॉलम के अंदर उसका रेलेवेंट डेटा जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब इसमें आप याद रखिएगा कि इसके अंदर ये जो कॉलम की हेडिंग्स आ रही हैं ये उस CSV फाइल की, अगर आपको दोबारा मैं दिखा दूं, ये देखिए CSV फाइल की जो हेडिंग है उसको इसने कॉलम के लेबल्स के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है। इसको हमने इंडेक्स नहीं दी थी तो इसने इंडेक्स के लिए अपनी तौर पर 0 1 2 3 वाले कॉलम्स उठा लिए हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी स्क्रीन के ऊपर आप देखते रहें तो आप देखें यहाँ पर जो है मैंने एक काम और किया है कि डेटा तो मैंने लोड कर लिया है, लेकिन डेटा लोड करने के साथ साथ इस मरतबा एग्जाम्पल में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आया हूँ मैं, और वो तब्दीली ये है कि मैंने जो है वो नाम चेंज कर दिए हैं। पहले जो है वो जो डिफ़ॉल्ट नेम उठा के लेकर आ रहा था उसकी जगह मैंने अपने नेम दे दिए हैं, यानी कि यहाँ पे कॉलम नेम्स की जगह जो वो इस CSV फाइल में से उठा के ला रहा था उसकी जगह मैंने अपने नाम जो है वो इसको दे दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। तो ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लिख भी देता हूँ, वी कैन चेंज द कॉलम नेम्स व्हाइल, ठीक है जी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। आप देख सकते हैं कि ये पहला वाला जो डेटा है वो तो पहले वाले ही प्रिंट स्टेटमेंट से आया है, इसमें देखें नाम वगैरह वो है। दूसरी वाले में दोबारा मैंने उसी को डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इस वाले ये वाली कमांड का जो डेटा है ये नीचे आ रहा है। यहाँ पर दो पहली वाली कमांड का पहले है और दूसरी वाली का, पहले वाली कमांड जब मैंने एग्जीक्यूट की थी तो उसमें कॉलम के नाम नहीं बताए थे, तो उसने क्या किया, पहली रो में से कॉलम के नाम उठाए और वो दिखा दिए। दूसरे वाले के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने उसको बताया था कि भाई कॉलम के नाम ये है, तो उसने उनको कॉलम के नाम के तौर पर इस्तेमाल कर लिया और पहली रो को भी डेटा समझ लिया, जो कि टेक्निकली तौर पर गलत है। अब इसके लिए मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं जो हूं वो CSV में जाकर डेटा हेडिंग रिमूव कर दूं, या मैं यहां पर स्किप रोज 1 कर दूं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे जब स्किप रोज 1 किया तो वो जो पहली रो थी वो गायब हो गई और यहां पर मैंने अपने जो कॉलम नेम दिए थे वो कॉलम नेम आ गए। तो अब हमें इससे पता लगा कि अगर आपके पास यहां पर देखें, अगर आपके पास कोई फाइल ऐसी मौजूद है जिसके अंदर हेडिंग पहले से मौजूद है तो हमें उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर हम उन हेडिंग को बाईपास करके अपनी कोई कॉलम हेडिंग्स देने की कोशिश करेंगे, कॉलम लेबल्स देने की कोशिश करेंगे, तो वो पहली वाली रो को भी एज अ डेटा समझ लेगा। तो या तो आपको पहली रो के अंदर हेडिंग्स के कॉलम लेबल्स नहीं होने चाहिए, या फिर आप उसको स्किप कर दें। तो जनाब आपने ये देखा किस तरीके से हमने जो है वो डेटा को बड़े आसानी से एक CSV फाइल से अपने पैंडास के डेटा फ्रेम में लोड कर लिया। अब आप इस मैं चाहूँगा कि आप बुक देखें, यहाँ मैं स्क्रीन पर इसीलिए मैंने लिख दिया है, रेफर द बुक फॉर अदर डिटेल्स फॉर हेडर लाइक नन वगैरह, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा था ना स्किप रोज, आप यहां पर इज इक्वल टू नन दे देंगे। जैसे हाँ, तो रेफर हम कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बाकी डिटेल्स जो है वो किताब में से आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे हेडर इक्वल टू नन, इसके अंदर जो ये NN है ये बड़ा वाला है ताकि मसला ना हो। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने हेडर इक्वल टू नन लिखा है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है, जब हेडर इक्वल टू नन का मतलब है कि आपको पहली लाइन भी इस्तेमाल करनी है। अगर हम हेडर इज इक्वल टू नन नहीं लिखेंगे तो वो पैंडास हमेशा ये एज्यूम करेगा कि पहली जो लाइन है CSV की उसमें कॉलम के लेबल्स अवेलेबल हैं। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें CSV तो मौजूद है लेकिन इसके अंदर कॉलम के लेबल्स फर्स्ट लाइन में मौजूद नहीं है, तो फिर हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास
मौजूद है, कॉलम की हेडिंग्स मौजूद है, इसलिए मैं जो हूँ वो हेडर इज इक्वल टू नन इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि स्किप रोज इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि भाई पहली वाली रो को छोड़ दो और हमारे अपने जो दिए हुए कॉलम्स हैं वो आप इस्तेमाल कर लो। ठीक है जी। किताब के अंदर आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर किताब नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन यह है कि किताब के अंदर ये हेडर नन वाली और सेपरेटर वाली और इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो छोटी छोटी दी हुई हैं, और वो एग्जांपल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एग्जांपल्स के तौर पर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जैसे मैंने अपनी एक बनाई हुई थी सैम्पल फाइल CSV, आप अपनी खुद की भी बना सकते हैं। देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर EX1, ये किताब के ऑथर ने एक ये किताब के ऑथर की बनाई हुई CSV है और ये मेरी बनाई हुई CSV थी। तो आप देख सकते हैं कि ये किताब के ऑथर की बनाई हुई CSV है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप के पास अगर ये एग्जाम्पल का फोल्डर अवेलेबल है तो आप बड़े आराम से CSV फाइल की प्रैक्टिस बड़े आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं हायरार्किकल इंडेक्स के ऊपर। हायरार्किकल इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आप जो है वो मल्टीपल इंडेक्सेस भी बना सकते हैं। ये भी हमारा एक बुक का ही टॉपिक है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको बुक के साथ साथ मेरी ये कोशिश होती है कि आपको जो है वो बुक साथ साथ लेके चले, हम जब पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, ताकि हमारे एक बुक के साथ एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप बन जाए। और एक मरतबा अगर आप एक मरतबा अच्छे से बुक पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर आपके लिए, और उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में होती हैं। जब हम वीडियो बना रहे होते हैं या आप वीडियो देख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें, माइनर चीज़ें जो है हम छूट जाती हैं, और वो माइनर चीज़ें जो है वो आपके एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल काम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जनाब दोबारा आते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब इस मरतबा जो है हमने जो है वो सबसे पहले नॉर्मल सिनेरियो के अंदर जो है वो ये इसको यहाँ पर फाइल नहीं मिली है मुझे, यहाँ पर एग्जाम्पल पर EX अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर आ गया। अच्छा जनाब, ये सैम्पल 2 नाम की CSV जो है ये यहाँ पर मौजूद है। ये मैंने असल में किताब में से ही एक डेटा उठाकर कॉपी अपने पास रख लिया था। तो आप इसके अंदर किताब की भी जो एक मेरे ख्याल से EX2 नाम की जो एग्जाम्पल है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, आपके पास एक इंडेक्स जो है वो लेफ्ट पे क्रिएट हो गई है 0 1 से लेकर 7 तक, और की के कॉलम्स भी अवेलेबल हैं जो कि इस सैम्पल 2 के अंदर अवेलेबल थे। अब आपको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए हम सैम्पल 2 भी एक्सपोज कर देते हैं आपको कि भाई सैम्पल 2 जो है वो उसकी शक्ल जो है वो असल में है कैसी। तो ये सैम्पल 2 है, इसके अंदर जो है वो 1 2 2 और 1 1 और की 1 की 2 इस तरह का डेटा जो है वो अवेलेबल है। डेटा अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। पहली वाली रो से उसने जो है वो कॉलम की हेडिंग्स उठा ली और बाकी से डेटा उठा लिया। यहाँ पर जो आपको बताने का मकसद है, इसमें जो स्पेशल चीज़ ये है कि हम इंडेक्स कॉलम के तौर पर बता सकते हैं। अभी तक हमने इसको ये नहीं बताया था कि इंडेक्स का कॉलम कौन सा है। तो इसने क्या किया था, पैंडाज ने इंडेक्स अपनी तरफ से लगा दी थी, किसी भी कॉलम को एज ए इंडेक्स कॉलम इस्तेमाल नहीं किया था। तो अब मैंने इसको इंडेक्स कॉलम 2 दे दिए हैं। पहले मैं 1 लगा के देखता हूँ, देखते हैं 1 से क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स कॉलम जो है की 1 जो है उसके लिए मैंने जो इंडेक्स कॉलम दिया है वो यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन अब मैं जो हूँ यहाँ पर 2 कॉलम दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं, सॉरी 1 मिनट, अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ थे, इसको दोबारा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स कॉलम जो है वो मैंने यूज़ की है, यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ। जी कह रहे हैं सैम्पल 2
CSV जो है वो एग्जाम्पल्स में अवेलेबल नहीं है, sample2.csv जो पहले तो अवेलेबल थी। अच्छा सॉरी, ओके अगेन करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखें मैंने जो है वो एक इंडेक्स कॉलम बताया कि भाई की 1 जो है वो मेरा इंडेक्स कॉलम है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने पहले वाले कॉलम को एज अ इंडेक्स कॉलम के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। इसकी की जो है वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, और अगर मैं चाहूँ यहाँ पर तो मैं की 2 भी दे सकता हूँ। अब मैंने बता दी कि मेरी जो इंडेक्स है, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ 2 रोज में ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी 2 कीज जो हैं, की 1 और की 2 जो है वो एज अ इंडेक्स इस्तेमाल हुई हैं, और वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जो है वो डेटा के तौर पर इस्तेमाल हुई। तो ये भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसमें हम जो है वो इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्स के लिए कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें खुद बताना पड़ता है कौन सा कॉलम जो है वो इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, और अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर वो अपनी तरफ से कोई इंडेक्स इस्तेमाल कर लेगा। यहाँ पर देखें, जब हमने पहले जो इस्तेमाल किया था यहाँ पर ये S2DF जो है, जब हम इसको प्रिंट कराया तो हमने यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं बताई थी, तो इसने यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक न्यूमेरिकल इंडेक्स खुद यूज़ की थी। लेकिन जब मैंने इसको बताया कि भाई ये मेरे इंडेक्स कॉलम्स हैं, तो उसने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को तो डेटा पे छोड़ दिया और यहाँ पर इंडेक्स कॉलम इस्तेमाल कर दिया। 1 और 2 आप देख रहे हैं इसमें डेटा में 1 1 और 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है, और क्योंकि ये इंडेक्स हिरारिकल इंडेक्स है, हिरारिकल इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एक ही वक्त में 2 कॉलम एज ए इंडेक्स इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला कॉलम। तो उसने क्या किया, इसको हिरारिकल इंडेक्स बना लिया। 1 जो है वो इन तमाम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 जो है वो इस तमाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और चीज जो हमें याद रखने की है आगे जाने से पहले, यूज ऑफ अदर डेलिमिटर्स इज आल्सो पॉसिबल। इन सम केसेस अ टेबल माइट हैव अ फिक्स्ड डेलिमिटर यूजिंग व्हाइट स्पेस और सम अदर पैटर्न टू सेपरेटेड। चेक आउट 21 एंड 24। ये आप किताब के अंदर देखिएगा, किताब के अंदर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में 21 और 24 जो है वो एग्जांपल्स हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो ढूंढने में। कुछ चीज़ें मैं आपसे बिल्कुल डॉट टू डॉट शेयर नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप किताब में से चीज़ें ढूंढें, ज़रा थोड़ा सा आपको मुश्किल हो ताकि हम आगे इसको देख सकें। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके पास जो है वो डेटा मिसिंग आ सकता है। वो जो डेटा आप लोड कर रहे हैं डेटा फ्रेम में, उसमें डेटा ऐसा हो सकता है कि जो अवेलेबल ना हो, जो डेटा है वो सोर्स में अवेलेबल ना हो और वो ब्लैंक के तौर पर आ जाए, किसी भी फॉर्मेट में वो आ सकता है। तो वहाँ पर जो है हमें जो है वो हमेशा NaN की वैल्यू जो है वो हमें दोबारा मिल जाती है। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक sample3 नाम की CSV बनाई हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जगह तो NA लिखा हुआ ही है और एक जगह जो है वो 2 कॉमा के दरमियान में कुछ भी नहीं है। इन दोनों जगहों को जो है वो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको नीचे से बंद कर देता हूँ ताकि आपको ये सही से समझ में आ जाए। अच्छा, इसको मैंने इसको बंद कर दिया है और आपको देखें इसमें कुछ NaN वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इन NaN वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट करना तो देखेंगे, लेकिन अभी आपको मैंने समझा दी कि किस तरीके से इसको ये NaN वैल्यूज़ जो है वो हमें मिल जाएंगी। अब अगर इसके अलावा बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि जब हम डेटा लोड कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि वो वैल्यू खाली हो या वो वैल्यूज़ जो हैं वो NaN हो। तो इस कंडीशन के अंदर हमें थोड़ा सा कन्वर्जन भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कुछ डेटा में ऐसा हो सकता है कि जब डेटा नहीं मिला तो जो डेटा जहाँ पर अरेंज किया जा रहा हो, ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो, स्टोर किया जाओ, वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ हो, जैसे नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, NONE, इस तरह का डिफरेंट किस्म का डेटा जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो हमें ये भी देखना होता है कि अगर हमारा डेटा जो है यानी कि नॉट अवेलेबल डेटा है या NaN डेटा है जो किसी और फॉर्म में भी हो, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या किया है हमने कि हमारे पास एक जगह FOO था, यहाँ पर देख सकते हैं, उसको हमने क्या कहा है कि उसको भी हम NaN के अंदर कन्वर्ट कर दो। यानी मिसाल के तौर पर ये जो मेरे पास मैसेज है, मैसेज के अंदर एक जगह जो है NaN लिखा हुआ था, ऊपर वाले में देखें यहाँ पर FOO लिखा हुआ था। फू का मतलब है कि ये भी एक तरह से एक इंडिकेटर हो सकता है कि ये वैल्यू जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे
इसका मैंने नाम रख दिया है सेंटिनल, और इस डिक्शनरी का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने वैसे सेंटिनल रखा है क्योंकि हमें सेंटिनल का ही काम कर रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक NA वैल्यू इक्वल टू का पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे, NA इक्वल टू करके हम उस डिक्शनरी का नाम बता देंगे। तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि कौन से कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू को नल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। दोबारा बता रहा हूं, एक हमने डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर बताया है कि कौन सा कॉलम है और उसके अंदर कौन सी वैल्यू है जिसको NaN में कन्वर्ट करना है, और इस डिक्शनरी का नाम जो है वो हमने NA वैल्यूज में जाकर बता दिया। तो अब क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो FOO जो था वो जो है वो NaN में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए लिख भी दिया है मैंने, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू इज एन इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली नुआंस पार्ट ऑफ द फाइल पार्स। इसमें मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है कि हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज जो है वो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, जो वैल्यू प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट, और उनको हमें किस तरह से नल में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो अब हमें रीडिंग डेटा क्या करना है, डिफरेंट पीसीस में डेटा को हम किस तरह रीड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जो है वो बुक की भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक अलग फोल्डर मौजूद है, उसका नाम है डेटा सेट। तो ये जो डेटा सेट है मेरे पास ट्रेन का डेटा सेट है जो मैंने उठाया है, ये आपके पास डेटा सेट्स में जो आप फोल्डर है उसमें अवेलेबल होगा। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं डेटा कहाँ से उठाया है। इसका मेरे पास ये लिंक भी है जो जुपिटर नोटबुक में आ रहा है। यहाँ से मैंने ये डेटा जो है ये कॉपी किया है। ये असल में मशीन लर्निंग का ट्रेनिंग डेटा था, तो बाद में भी हो सकता है ये मशीन लर्निंग में आपके लिए काम आए। तो ये डेटा जो है मैं उठा के लेकर आ रहा हूँ और अगले वाले के अंदर हम इसको लोड करेंगे। तो ये डेटा जो है ये मेरे पास डेटा सेट के फोल्डर में अवेलेबल है। तो और ये इसकी शक्ल है, आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डेटा मौजूद है। तो हम मोस्टली तो किताब का डेटा फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन बीच बीच में जब भी हमारा कोशिश होगी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इस बड़े डेटा के ऊपर भी काम कर लें। ठीक है, डेटा छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको उसका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार जो है वो आपके पास एक ही है, और वो क्या है, वो है रीड CSV। तो अब हम इस बड़े से डेटा को रीड करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई रीड CSV, और यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ रोज बढ़ा दी हैं, इसको मैंने कर दी है 500 ताकि 4 चंक्स जो हैं वो बन जाएं। डेटा सेट ट्रेंड है, इसको चला के देखते हैं। इसमें एरर आया है क्योंकि डेटा सेट के अंदर ट्रेंड अवेलेबल नहीं है, डेटा सेट में अवेलेबल नहीं दे रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहा है ये डेटा सेट्स? अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है जनाब। ये हमारे पास डेटा सेट जो है वो लोड हो गया, काफ़ी बड़ा सा है, और इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी कॉलम 500 रोज मल्टीप्लाई बाई 800 कॉलम्स, 500 रोज जो है वो इसमें अवेलेबल ही। चंक में इसको छोटा कर सकता हूँ थोड़ा सा। कहाँ गई भाई, 500 की जगह इसको हम 200 कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अब मुझे ये डेटा जो है वो 200 रोज का डेटा ये दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो हमें जो है हमने क्या किया कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट था, उसमें से हमने कुछ रोज जो है वो उठा ली। selected extracting selected from a अच्छा 2000 का डेटा कभी भी लार्ज नहीं होता। 1-2 लाख रिकॉर्ड हो तो वो लार्ज होते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि आप किस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 200 रोज 500 जितना भी डेटा जो है वो उठा के लेकर आ सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके सेल में जा रहा हूँ और करंट आउटपुट को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसके अंदर मज़ीद नीचे कुछ और काम करेंगे। अच्छा जी, और अब हम क्या करने जा रहे हैं,
अब हम जा रहे हैं अब हम डेटा को रीड करने जा रहे हैं चंक्स के अंदर। चंक्स का मतलब है छोटे छोटे साइज के अंदर, छोटे छोटे पीसीस के अंदर हम डेटा जो है वो चंक्स वो रीड करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर देखें, रीड CSV के साथ चंक साइज बता दें कि 100 है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि चंक्स रीजनेबल बने। तो 10 चंक्स जो हैं वो उसके बन जाएंगे। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो देखें ये चंक के ऊपर जो है, एक मिनट, अब सही है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने टाइप चंक की प्रिंट की तो उसने मुझे बताया कि पैंडा का जो है ये टेक्स्ट फाइल रीडर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और असल में ये क्या टेक्स्ट फाइल रीडर, इसका मतलब इसको मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो मुझे इसके लिए एक लूप बनाना पड़ेगा। और वो लूप कैसे बनाएंगे हम, बहुत ही आसान है। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है चंक्स, इसके अंदर 10 चंक्स मौजूद है और हर चंक्स के अंदर 200 का डेटा मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, इस चंक्स में से एक चंक जो है वो निकालूंगा और उसको जो भी मुझे काम करना है वो मैं कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है हर चंक की जो डेटा टाइप है वो कौन सी है, डेटा फ्रेम है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जो है वो डेटा फ्रेम इसके अंदर छोटे छोटे मौजूद हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, एक एक डेटा फ्रेम को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे प्रिंट करना था, यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर लेंथ प्रिंट कराई थी चंक की। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे जो है यहाँ पर प्रिंट करना है चंक डॉट अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने इस चंक को प्रिंट कराया है तो इसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रही है। मैं इसको हेड कराता हूँ तो इसमें डेटा थोड़ा सा कम आ जाएगा। यहाँ पर देखें इसका पूरा डेटा मेरे पास जो है वो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर जो है वो हर चंक का हेड जो है वो प्रिंट हो रहा है। यानी 5 जो डेटा है, 5 लाइनें जो हैं वो हर डेटा की मेरे सामने यहाँ पर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैंने अपने डेटा फ्रेम को चंक्स में तोड़ लिया। अब मेरे पास जो एक डेटा फ्रेम नहीं है बल्कि तकरीबन 20 जो है वो डेटा फ्रेम मौजूद हैं। अब इन टोटल 20 डेटा फ्रेम को मैं मर्ज भी कर सकता हूँ, ठीक है, और उनको एक डेटा फ्रेम में भी बना सकता हूँ अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो डेटा जो है वो इस चंक में मौजूद था। मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर एक लिस्ट बनाऊँगा, यहाँ पर चंक लिस्ट, और इसको डिक्लेयर कर दूंगा। और यहाँ पर चंक लिस्ट के अंदर अपेंड कर दूंगा किसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रिंट बंद कर दिया है। अब मेरे पास चंक लिस्ट में चंक का डेटा मौजूद है। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर करता हूँ, लिखता हूँ चंक लिस्ट 0। तो अब आप देख सकते हैं चंक लिस्ट के अंदर ये मेरे पास 0 वाला डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ तो आप देख सकते हैं 5 डेटा आ रहा है। ये चंक लिस्ट 0 का मतलब क्या है कि जो मेरे पहले वाले चंक में से डेटा उठा के लिया, मैं इस डेटा को किसी डेटा फ्रेम में भी स्टोर कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर पहले मैं थोड़ा सा इसको आसान बनाता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं डायरेक्ट इसमें 0 मैंने इस्तेमाल कर लिया है। तो मैंने 0 को उठाकर एक चंक DF में इस्तेमाल कर, सिर्फ DF लेते हैं, DF 0। ये किसके बराबर है, चंक लिस्ट के 0 के बराबर है, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई है। इसको बंद कर देते हैं ताकि इसका मसला सेटल हो जाए। यहाँ पर देखें DF में 0 आ गया है। अब मैं 0 डॉट हेड जो है वो प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है जनाब। इसी तरह अगर मैं जो हूँ वो यहाँ पर 2 कर दूंगा। यहाँ पर वैसे 2 की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी काम चल जाएगा, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि DF के अंदर 2 है तो ये, तो आप देख सकते हैं कि दूसरा चंक मेरे पास आ गया। तो इस तरह हम जो है वो अपने मेन चंक्स में से एक एक चंक निकाल के अप्लाई कर सकते हैं, उसको किसी लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं और बाद में हम लिस्ट में से जिस चंक के ऊपर हमें काम करना हो वो हम काम कर सकते हैं। तो हम आगे जाके इसको देखेंगे कि हम इसको मर्ज कैसे कर सकते हैं।
अभी हमने सिर्फ ये देख लिया कि किस तरीके से हम डिफरेंट चंक्स के ऊपर अलग अलग पैरेलल या साथ में अलग अलग काम कर सकते हैं। लूप बना के भी काम कर सकते हैं और उसको हम अपनी लिस्ट में अपेंड करके आप लिस्ट के जरिए भी काम कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। किताब के अंदर जो है एक और एग्जाम्पल दी हुई है, नीचे एक नया इंसर्ट कर लेते हैं। ये आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर एक txt फाइल मौजूद थी, ठीक है, जिसमें जो है वो इस txt फाइल को हम अलग से भी देख लेते हैं। कहाँ है जनाब ये txt फाइल? ये एक हमारी टेक्स्ट फाइल है और इसके में और CMS में फ़र्क किया CSV में फ़र्क किया है कि इसके अंदर जो है वो डिलिमिटर जो है वो कॉमा इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इसके अंदर हमने जो ओपन किया txt फाइल को लिस्ट के जरिए ओपन किया तो हमने देखा कि इसके अंदर 4 रोज़ जो है वो हमें मिल गई है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, ये एक टैब डिलिमिटर फाइल है तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम रीड कर सकते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर देखें S+ लगा रहे हैं, यानी कि जितने भी स्पेसेस हों, स्पेसेस 2 हों 4 हों, उसके बस डेटा जो है वो हमें उठा के ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर असल में टैब जो है वो सॉफ्ट टैब इस्तेमाल हुआ है। सॉफ्ट टैब के अंदर क्या होता है कि बजाय आपकी वो टैब कैरेक्टर इस्तेमाल करे वो स्पेसिस इस्तेमाल करता है 2 या 4 ये जितने भी। तो हमने यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल की है एज अ सेपरेटर और हमने बताया है कि भाई 1 स्पेस हो, 2 स्पेस हो या एक से ज़्यादा स्पेस हो, उनको एज अ सेपरेटर इस्तेमाल कर ले। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यूज़, ठीक है जी, यूज़ स्पेसिस 1 और मोर एज अ डिलिमिटर। और मैंने यहाँ पर ये रिजल्ट रीड कर लिया और मैंने कहा दिखा दो रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसने इसको, ये जो हमारी फाइल थी इसको मैंने जो है वो यहाँ पर प्रिंट करा लूँगा। देखें ये जो डेटा था हमारा, यहाँ पर देखें हर जगह ये एन का मतलब ये है कि डेटा जो है वो आपके पास डिफरेंट ये एरे में मौजूद है। देखें ये पहला कॉल एलिमेंट है एरे का, ये दूसरा है या तीसरा है। हर लाइन को उसने एक एक एलिमेंट के अंदर इसने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये 4 लाइनें बन रही थी टेक्स्ट फाइल के अंदर, स्पेस डिलिमिटेड थी और उनको भी हमने हैंडल कर। तो इस तरह डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स जो है वो आपकी किताब में मौजूद है कि किस किस तरीके से हम डेटा को उठा के लेकर आ सकते हैं। इसके अंदर जो है वो एक और एग्जांपल में जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा किताब के, ताकि आप जो है वो मोटिवेट हो सकें प्रैक्टिस करने के लिए। और वो ये वाली है जिसके अंदर मैंने आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने 0, 2 और 3 रोज जो है वो मैंने यहाँ से हटा दी। अब आप खुद जाकर इस वीडियो के दौरान एग्जाम्पल के फोल्डर में EX4 को खुद जाके देखें कि इसके अंदर वाकई ऐसा हुआ है 0, 2 और 3 रोज जो है वो स्किप हुई है या नहीं हुई। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। इसमें कुछ आर्गूमेंट्स भी हैं, आपकी किताब में कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, वो भी आप जो हैं वो इसमें से जाकर देख सकते हैं। मैं इसमें से यहाँ पर जुपिटर नोटबुक के अंदर कॉपी कर देता हूँ कुछ चीज़ें ताकि आप को याद रखें। इनकी पूरी डिस्क्रिप्शंस और इनकी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखें कॉपी बहुत ही ख़राब हुई है तो इसको हम किताब के मैं आपको इसका किताब में ही देख सकते हैं। आर्गूमेंट और डिस्क्रिप्शन में टेबल 6.4, ये बजाय कि मैं किताब से डेटा कॉपी करूं, मैं ये चीज़ आपको दे देता हूं ताकि आपको ये याद रहे कि भाई आपकी जो किताब है उसमें से ये वाली चीज़ भी आपको करनी है। यहाँ पर एरर आ गया है क्योंकि हमने यहाँ पर कमेंट नहीं लगाया है, ठीक है जनाब। तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा था कि डेटा को हम किस तरह से रीड करते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त हमें डेटा को राइट भी करना होता है। पैंडास के डेटा फ्रेम में डेटा रीड करना और राइट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। हम रीड CSV के ज़रिए या रीड एक्सेल के ज़रिए या रीड टेबल के ज़रिए या रीड HTML के ज़रिए डेटा रीड कर लेते हैं और टू CSV या टू HTML और इस तरह के डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हुए डेटा को सेव भी कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो हमारे पास जो है वो हमने एक जो है वो डेटा को हमने अपलोड किया है और उसके बाद जो है वो उसको हमने सेव कर दिया है। तो इस वेरी पीस ऑफ केक आप इस तरह बड़े आराम से डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं।
और टू CSV का मेथड जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये बातों का जो है ये हमारे पास सीरीज में भी अवेलेबल, यानी हम क्या कर सकते हैं इसमें से, जैसे हमने पिछली क्लास में आपको याद आ रहा होगा कि हमने एक पूरे के पूरे डेटा फ्रेम में से सीरीज निकाल ली थी और उसको हम अलग से भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैं नई सीरीज बना रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने किया और इसको प्रिंट किया। डेट टाइम इंडेक्स बन गई है हमारे पास। और हमने क्या किया, पहले तो हमने एक डेटा रेंज बना ली है, फिर डेट टाइम इंडेक्स बना ली है, और हमने एक सीरीज़ बना ली है। ठीक है जी, numpy डिफाइंड नहीं है यहाँ पर, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। सही है जनाब, ये हमारे पास, इसको हम यहाँ से प्रिंट हटाते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया है। और अब हम इसको यहाँ पर TS लिख देते हैं ताकि ये प्रिंट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, पैंडास का एक मेथड है डेट रेंज, उसके ज़रिए हमने जो है वो डेट रेंज जो है वो जनरेट कराई है, 7 डेट्स जनरेट कराई हैं, और स्टार्टिंग डेट जो है वो मैंने 1/1/2000 दे दी है। अब आप देख सकते हैं 1/1/2000 से ये 7 डेट्स जो है इसने कर ली। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डेट है, और डेटा टाइप जो है वो इसका INT, इसकी डेटा टाइप जो वो INT 64 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डेट है। ये इंडेक्स है, सही है, जो लेफ्ट पर है ये हमारी इंडेक्स है, याद रखिएगा। अब मैंने एक नई सीरीज़ बनाई है, और इस सीरीज़ के अंदर देखें मैंने एक NP रेंज जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है, जो एक एरे क्रिएट कर देगा। उस एरे को हमने एज अ इनपुट वैल्यू इस्तेमाल कर लिया, तो ये मेरी 0 से लेकर 6 तक एरे की वैल्यूज़ आ गई। और लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने इंडेक्स के तौर पर इस मरतबा क्या इस्तेमाल किया है, डेट इस्तेमाल किया। इससे पहले हमने नंबर्स और लेबल इस्तेमाल करते, इस मरतबा हम डेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई सीरीज़ हो तो हम जो है उसको भी सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा T2 CSV इसको भी हम एग्जाम्पल्स में डाल देते हैं ताकि कोड के साथ हमारे मिक्स ना हो जाए, और ये डेटा हमारे पास एग्जाम्पल्स T सीरीज़ जाके मिस हो गए। हम चेक करते हैं कि एग्जाम्पल्स के अंदर कुछ T सीरीज़ नाम की कोई चीज़ आई है या नहीं आई है। आप यहाँ देख सकते हैं T सीरीज़ CSV नाम की एक नई कहानी नई जो है वो सीरीज़ आ गई है, और इसके अंदर इस तरह ये कॉमा सेपरेटेड है, इसमें कोई हेडर वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से बड़े आराम से जो है वो हम CSV में डेटा स्टोर कर रहे हैं। एक और टॉपिक है हमारा किताब का, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट किस्म के डिलिमिटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हो तो हम कैसे करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि जो हेडिंग्स हों वो आपकी किताब की ही हों, ताकि आप उसके ज़रिए किताब में उसके कंटेंट को आराम से ढूंढ सकें। तो ये हमारी हेडिंग्स है जिसके ज़रिए हम आप जो है इसको किताब में जाकर इसको सर्च करेंगे। अगर मैं इसके किताब के कुछ कंटेंट्स जो है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, हमने एक यहाँ पर ये ज़रा हम पुराना काम याद कर रहे हैं, CSV में डेटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी EX7 नाम की CSV है, और ये यहाँ पर जनाब मौजूद है। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 कॉलम्स हैं, मगर इसमें स्पेशलिटी क्या है कि इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास भी दिए हुए हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे लिए CSV जो है बड़ी हेल्प करती है, क्योंकि CSV के अंदर इस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो डेटा को जो है वो डिलिमिटेड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्या किया, ये मैं आपकी किताब के ही कोड कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको रीडर से मैंने रीड कर लिया है और लाइन प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप ये देखें, ये 4 लाइनें इसने प्रिंट कर ली। अगर हमारे पास कोई CSV फाइल हो तो हमने Q1 में पढ़ा था कि किस तरीके से हम इस इंपोर्ट CSV की लाइब्रेरी के ज़रिए उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा टॉपिक जो है वो है JSON डेटा। JSON डेटा जो है, जैसे कि आप अपनी किताब में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये जनाब, शॉर्ट फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये डेटा होता है जिसमें की और वैल्यूज के पेयर होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं डेटा जो है ये आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसको प्रिंट कराते हैं बाद में। आप ये देख सकते हैं कि ये जो डेटा है ये JSON फॉर्मेट में है, इसमें कीज़ हैं जैसे नाम और उसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, कॉमा लगा के दूसरी की है और दूसरे वाले, ये एक बड़ा सिमिलर
ऑप्शन है जो हम डिक्शनरी में देख चुके हैं अच्छी तरह। हमारे पास जो डिक्शनरी थी सेम लाइक डिक्शनरी जो है वो हमने है ही हमारे पास डेटा। अगर इस तरह का डेटा भी अगर हमारे पास मौजूद हो फाइल में तो हम बड़े आराम से इसको सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वैसे तो हम इसको जेसोन में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है और उसका नाम है रीड जेसोन। ठीक है, तो example.json नाम की इसमें फाइल मौजूद है और मैं इस प्रिंट को बंद कर रहा हूं। ठीक है, ये डेटा हमारे पास आ गया और हमने इसको प्रिंट कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि डेटा हमारे पास जेसोन का डेटा जो है वो हमारे पास प्रिंट आ गया। एग्जाम्पल जेसोन में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप, ये हमारे एग्जाम्पल जेसोन है, इसमें ये की है और ये वैल्यूज़ हैं, की और वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, हर रो को ए, आप यह देखिए ए के अंदर जो है वो 1 है, ए के अंदर 4 है और ए के अंदर 7 है, बी के अंदर 2 5 8 है, सी के अंदर 3 6 9 है। और इस तरह इस डेटा को हमने डिफरेंट कॉलम्स में अरेंज कर लिया। आप इसकी example.json को और इसके आउटपुट को कंपेयर करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम जो है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, हम XML और HTML डेटा को पैंडास में अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो डेटा हमने अपलोड किया था वो मोस्टली CSV फॉर्मेट में था या टेबुलर फॉर्मेट में था या स्पेस डेलिमिटेड था। ये तमाम डेटा पहले से काफ़ी ऑर्गेनाइज होते हैं। इनका मकसद ये होता है कि हम इस डेटा को किसी भी डेटा एडिटर में, जैसे एक्सेल है या टैबलो है या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे पाइथन है और जैसे और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर जो है वो हम इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो HTML का डेटा है वो अमूमन ह्यूमन रीडिंग के लिए होता है। उसके अंदर बाज़ का टेबुलर डेटा तो होता है लेकिन वो काफ़ी मिस स्ट्रक्चर्ड होता है। तो उसमें बाज़ डेटा जो है उसमें हेडिंग्स भी होती हैं, इंफॉर्मेशन भी होती है और साथ साथ जो है वो ऐसा डेटा भी होता है जो टेबुलर फॉर्म में भी होता है। यानी कि आपके पास जो वेब पेज होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स डेटा जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन पैंडास लेकिन पैंडास की जो लाइब्रेरी है वो हमें ऑफर करती है कि हम HTML के डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। HTML डेटा के लिए जो पैंडा का जो फंक्शन है, रीड HTML का फंक्शन, वो डेटा रीड करता है और आपके HTML पेज में से ढूंढता है कि टेबल का टैग कहां पर आया है। थोड़ा सा अगर आप वेब और HTML वगैरह से वाकिफ नहीं है तो इस वीडियो को आप पॉज करके थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं कि HTML के टैग वगैरह क्या होते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे हमारे जो काम का टैग है वो है टेबल का टैग। तो टेबल के अंदर जो है वो एक पूरा सेक्शन बन जाता है और उस सेक्शन में टेबुलर डेटा होता है और वहां से ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो अभी इस वीडियो में भी हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें किसी तरह से HTML का डेटा डायरेक्ट यानी कि वेबसाइट से किसी डेटा को उठा के लेकर आना है अपने पैंडा के डेटा फ्रेम में, तो हम किस तरह लेकर आएंगे। तो एक मरतबा आप जरा स्क्रीन के ऊपर देख लें जरा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर अगेन हमने जो है वो एक एग्जाम्पल के अंदर FDIC फेल्ड बैंक लिस्ट जो है एक HTML के नाम से ये एक डेटा सेव किया हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको शायद दिखाने की भी कोशिश कर सकता हूं इस स्क्रीन के ऊपर। ये वो डेटा की सोर्स है जो हम देखने जा रहे हैं। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईच डिपॉजिट इंश्योर्ड एटलीस्ट 200 पर इंश्योर्ड बैंक। ये वो बैंक हैं जो आपके फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, FDIC, ये जो इससे इंश्योर्ड बैंक हैं उनकी लिस्ट है कि कौन कौन से बैंक जो हैं वो इसके अंदर इंश्योर्ड है या नहीं है। आप ये डेटा देख सकते हैं। ये डेटा जो है वो डिफरेंट पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेटा जो असल में क्योंकि ये हमने एक वेब पेज डाउनलोड किया हुआ है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जो है इसके अंदर देखें, द FDIC ऑफर अपॉइंटमेंट एज अ रिसीवर ऑफ द फेल्ड बैंक्स। अब ये फेल्ड बैंक्स की पूरी डिटेल है कि भाई ये क्या कहानी है, वह पूरी जो है वो आप थोड़ा डिटेल पढ़ सकते हैं कि किसी तरह से जो है वो बैंक जो है वो कब डिक्लेयर होता है एज अ फेल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं तो ये चाह रहा हूं कि इसके अंदर से ये जो देखें ना स्क्रीन के ऊपर ये एक टैबुलर डेटा मुझे मिला है, इसको मुझे अगर डेटा फ्रेम में कॉपी करना है तो मैं ये कैसे कर सकता हूं। तो आप देख लें यहां पर अगेन हम उसी कंडीशन में आ गए, यहां पे कॉलम्स है जैसे बैंक नेम, उसके बाद सिटी, उसके बाद एसटी, उसके बाद सीईआरटी, उसके बाद एक्वायरिंग इंस्टीट्यूशंस, क्लोजिंग डेट और अपडेटेड डेट। ये कॉलम जो है वो इसमें मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं और यही कॉलम जो है वो मुझे डेटा फ्रेम में जाकर मूव करना है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये काम जो है वो डेटा फ्रेम में बड़ा आसान है। आपको इसमें सिर्फ ये करना है कि रीड एचटीएमएल का, यहां पर देख लें स्क्रीन के ऊपर एक मरतबा गौर से, रीड एचटीएमएल का आपको फंक्शन इस्तेमाल करना है। रीड एचटीएमएल का फंक्शन जो है वो खुद ही इस तरह का जो टेबुलर डेटा जो यहां पर नजर आ रहा है वो ढूंढकर हमें हमारे डेटा फ्रेम में आकर लोड कर देगा। लेकिन ये जो डेटा है ये डायरेक्ट लोड नहीं होगा, यहां पर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे कि जो टेबल की वेरिएबल की जो टाइप है वो डेटा फ्रेम नहीं है बल्कि लिस्ट है। और यहां पर देखें हमने इसको प्रिंट भी कर लिया है, ये लिस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो मुझे एक ही टेबुलर डेटा मिल रहा है ना, अगर आपके पेज के ऊपर मल्टीपल टेबुलर डेटा हो तो वो भी आप इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो जीरो पोजीशन के ऊपर जो डेटा है वो असल में हमारा डेटा हमारा जो डेटा फ्रेम है उस पोजीशन के ऊपर मौजूद होगा। तो अगर आप स्क्रीन पर ही इसको फोकस करते रहे, मैंने यहां पर लेंथ भी निकाली है, प्रिंट कराई है कि इसके अंदर आप देखें ये जो है वो इसकी टेबल्स की लेंथ जो है वो सिर्फ 1 है। इसका मतलब है इसमें एक ही डेटा फ्रेम मौजूद है। अब मैंने क्या किया, टेबल्स के मैं जीरो वाला एलिमेंट उठा लिया। टेबल्स क्या है, एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर जीरो एलिमेंट के अंदर जो है वो मेरा डेटा फ्रेम मौजूद है। तो मैंने क्या इसके लिए, अब आप बोलेंगे कि भाई ये मुझे कैसे पता लगा कि जीरो जो है वो इसका डेटा एलिमेंट है, क्योंकि हमें ये चीज पहले से पता होनी चाहिए और इसकी पेंडा की डॉक्यूमेंटेशन में और किताब में ये बात लिखी हुई है कि ये जो लिस्ट है इसके जीरो एलिमेंट के ऊपर पहला टेबुलर डेटा स्टोर होगा और 1 के ऊपर दूसरा वाला। तो जीरो के ऊपर जो है वो फेलियर डीएफ नाम का ये मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, इसका नाम मैंने फेलियर लिख दिया है ताकि वो बैंक जो किसी वजह से अपनी फंक्शनैलिटी नहीं कर सके, फेल हो गए काम करते हुए, तो उनको जो है इस डेटा फ्रेम में हमें सेव करना है। तो इसके लिए नाम, अगेन वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपना नाम भी रख सकते हैं वेरिएबल के तौर पर, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि नाम ऐसा रखें जो थोड़ा सा मीनिंगफुल हो। तो मैंने फेलियर बैंक का डेटा है तो इसलिए मैं फेलियर्स और डीएफ लगा दिया है। डीएफ मैं उस वक्त लगाता हूं ताकि हमें ये पहचान रहेगा ये डेटा फ्रेम है, लेकिन डीएफ लगाना लाजमी नहीं है, ये नोटेशन का हिस्सा नहीं है, ये हमारी अपनी कन्वीनियंस है कि हम जो है वो डेटा किस तरह से लेकर आ सकते हैं। अब हमने देखा यहां पर डेटा टाइप जो है वो हमने यहां पर प्रिंट की है, ये इसकी डेटा टाइप है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है, अब हमने जो जीरो एलिमेंट जो डेटा था वो डेटा फ्रेम था और उसके अंदर 574 रोज हैं और 7 कॉलम है। ये कैसे हमें पता लगेगा, ये मैंने यहां पर इस शेप से पता कर लिया। अच्छा, डेटा जो है वो इसमें काफी बड़ा है, तो डेटा जो है वो लेंथी डेटा है, तो इसको हम बड़े आराम से देख नहीं सकते, स्क्रीन के ऊपर पूरा ये सही से आसानी से हासिल नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसको समझने के लिए कि इसमें किस तरह का डेटा आया हुआ है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक किया है। मिसाल के तौर सबसे पहले मैंने इसके अंदर कॉलम पता कर लिए कि भाई इसमें कौन कौन से कॉलम है। तो यहां पर देखें ये मुझे एक इंडेक्स या लिस्ट रिटर्न कर रहा है, ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, बैंक, सिटी, ये कॉलम हम चैप्टर 1 के लिए पढ़ चुके हैं, तो ये हमें बता रहे हैं कौन कौन से कॉलम है। तो अब क्या होगा कि मेरी लाजमी नहीं है कि मैं पूरा के पूरा जो है वो डेटा फ्रेम जो है वो रीड करूं, बल्कि मैं क्या करूंगा कि मैं उसमें से मुझे, क्योंकि मेरे कॉलम पता लगे तो मैं इसमें डिफरेंट कॉलम्स 1 बाय 1 एक्सेस कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर सिटी डॉट हेड लिख दिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि सिटी के कॉलम से 1 2 3 4 5 वैल्यूज जो है वो मैंने उठा ली। इसी तरह बैंक नेम के कॉलम से मुझे, जब मैंने हेड कराया का फंक्शन ट्राई किया तो यहां पर 5 कॉलम यहां पर भी आ गए हैं, 1 से लेकर 0 से लेकर 4 तक। अगेन अगर आपको सारे कॉलम चाहिए तो आप यहां पे हेड लगा सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने HTML डेटा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा सा लेंथी डेटा था, तो उसको मैंने डेटा फ्रेम में अपलोड कर लिया है और अब हम उस पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं स्टूडेंट्स के, अक्सर लोग ये सोचते हैं और शुरू में जब तक आप ये चैप्टर 1 और चैप्टर इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 और चैप्टर 8 वगैरह और मशीन लर्निंग खत्म नहीं कर लेंगे तो आपके जहन में ये आएगा
कि हम जो है वो पैंडास और डेटा फ्रेम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। और ये अक्सर मेरे स्टूडेंट जब मैं क्लास में होता हूं तो मुझसे डिस्कस करते हैं कि भाई हम पैंडास इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं और हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो वहां पर हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको अगर अपनी मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस करना है, इन दोनों कामों के लिए आपका डेटा आपके पास मोस्ट प्रोबेबली किसी न किसी जगह पर मौजूद होगा। या तो वो किसी डेटाबेस में मौजूद होगा, या वो किसी डेटा फ्रेम में मौजूद, वो किसी CSV फाइल में मौजूद होगा, किसी न किसी फाइल में मौजूद होगा। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर काम करना है और एनालिसिस करना है, चाहे वो मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम अप्लाई करना हो या कोई और एनालिसिस करना हो, ग्राफ बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए लाजमी है कि उसको हम पहले मेमोरी में लेकर आए। अब पाइथन के अंदर अगर हमें डेटा मेमोरी में लेकर आना है तो उसके पास हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो लिस्ट मौजूद है, हमारे पास जो है वो डिक्शनरी मौजूद है। अब यहां पर लिस्ट और डिक्शनरी का कुछ मसला है। मसला ये है कि उनकी वो है तो बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। और इसके अलावा उसमें बहुत सारे फंक्शंस या मेथोडोलॉजी जो है वो हमें नहीं मिलते जो नमपाई और पैंडास में मिल जाते हैं। तो हमने सबसे पहले नमपाई इसीलिए पढ़ा था कि हमारे लिए नमपाई एक इफिशिएंट एरे है एज कंपेयर विद द लिस्ट, और उसमें बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस बहुत इजीली हो जाते हैं जो आप लिस्ट में नहीं हो सकते। मिसाल जो आपने पीछे देखी भी थे, सम और मिनिमम और मैक्सिमम वगैरह। चलो ठीक है, ये तो आपने अग्री कर लिया कि हाँ भाई चलो ठीक है नमपाई तो होना चाहिए। अब पैंडास क्यों होना चाहिए जब नमपाई हो गया तो? अब मसला यह है कि पैंडास के भी मसले हैं। उसका सबसे बड़ा मसला है कि उसमें डेटा होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस डेटा का मतलब तो याद है ना आपको कि डेटा सारा एक ही जैसा होना चाहिए। मसला यह है कि जब हमारे पास डेटा आता है तो उसमें डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है। यहां पर जो है हमें फिर नमपाई का एक एरे पूरे के डेटा को उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें यहां पर क्या करना पड़ता है कि हमें जो है वो बहुत मल्टीपल एरे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक कॉलम में स्टूडेंट का नाम है, दूसरे में स्टूडेंट का के मार्क्स हैं, 3 कॉलम में, अगले 3 कॉलम में स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो इसमें 3 कॉलम जो है वो न्यूमेरिकल है और एक जो है वो नॉन न्यूमेरिकल है। इसके लिए मुझे नमपाई में 2 एरे बनाने पड़ेंगे, एक स्ट्रिंग एरे और एक जो है वो न्यूमेरिकल के लिए जिसमें 3 कॉलम्स होंगे और बहुत सारी रोज होंगी। पैंडास में क्या होगा, ये सारा का सारा काम एक ही जगह पे हो जाएगा। असल में इंटरनली पैंडास डिक्शनरी और नमपाई को इस्तेमाल कर रहा है, जो हमने पिछले वीडियोस में देखा भी था कि किस तरीके से डिक्शनरी से हम डेटा बड़े आराम से लेकर आ जाते थे और नमपाई से भी डेटा उठा लेते थे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर नमपाई और डिक्शनरी दोनों का डेटा जो है वो इंट्रिंसिकली इस्तेमाल हो रहा है। अब हमने अभी तक हमने देखा किस तरह से हम डेटा जो है वो उठा के लेकर आए थे। एक छोटा सा काम हमने और भी यहां पर एडिशनल किया है कि हम यहां पर एक और कॉलम भी है, उसका नाम है क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट के अंदर डेटा जो है वो डेट्स, डिफरेंट डेट्स जो है वो स्टोर हुई हुई है। तो हमने यहां पर पैंडास का एक और फंक्शन इस्तेमाल किया, उसका नाम है डेट टाइम। और उसके बाद इस क्लोजिंग डेट को हमने कन्वर्ट कर लिया है किसमें, डेट टाइम में। तो अगर मैं यहां पर, मैं स्क्रीन के ऊपर शायद आपको, हाँ ये है ना यहां पर, ये स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख रहे हैं यहां पर क्लोजिंग डेट है ना, तो ये क्लोजिंग डेट को मैं यहां पर डेट टाइम में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये यहां पर मुझे लग रहा है कि ये आपको भी लग रहा होगा कि ये स्ट्रिंग डेट है। हाँ ये बिल्कुल स्ट्रिंग डेट है, लेकिन पैंडा का डेटा की जो लाइब्रेरी है डेट टाइम टू डेट टाइम, वो क्या करती है, किसी भी स्ट्रिंग डेट को अगर वो प्रॉपर डेट फॉर्मेट में हो तो उसको वो कोई भी स्ट्रिंग डेट को किसी भी फॉर्मेट को कन्वर्ट कर लेती है डेट टाइम के अंदर। तो आप अभी देख सकते हैं कि अब जो है वो मेरा यहां पर देखें ये एक नई सीरीज बन गई है, इसका नाम है क्लोज टाइम स्टैम्प्स। हमने इसमें से क्या किया है, ये वाला कॉलम अपने डेटा फ्रेम का क्लोजिंग डेट वाला कॉलम जो है वो हमने उठाया है और उसको एक नए वेरिएबल में डाल दिया। उस वेरिएबल की टाइप क्या है, उस वेरिएबल की टाइप है सीरीज। और उसके बाद मैंने उसको प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं वो इसके बराबर सी प्रिंट हो गया, तो इसलिए 0 ऊपर आ गया। तो वो इसमें देखें उसकी एक इंडेक्स बन गई है और ये आप देख सकते हैं कि ये डेटा जो है यहां पर हो गया। और इसकी जो लेंथ है वो आप देख सकते हैं डेट टाइम 64 जो है वो इसकी लेंथ है। तो इसमें सबसे अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई है कि हमने ना सिर्फ एक स्ट्रिंग डेट को, ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो, हमने प्रॉपर एक डेट टाइम के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इस डेट को कंपेयर करने में और सिलेक्ट करने में काफी आसानी हो जाएगी। अब हमारा टॉपिक है बाइनरी डेटा फॉर्मेट। अभी तक जो हमने डेटा फॉर्मेट्स पढ़े थे वो टेक्स्ट फॉर्मेट थे। टेक्स्ट फॉर्मेट का एडवांटेज ये होता है कि आप उसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं और उसमें से देख सकते हैं कि उसमें डेटा किस तरह का है। अगर डेटा बाइनरी फॉर्मेट में होगा तो आप देख नहीं सकते,
अगर आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको अजीब किस्म के कोडेड इंफॉर्मेशन जो है वो नजर आएंगी, आप उसके अंदर रीडेबिलिटी जो है वो ह्यूमन रीडेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन बाइनरी डेटा का एक एडवांटेज ये होता है कि बाइनरी डेटा जो है वो जब स्टोर किया जाता है फाइल में तो डेटा का साइज कम हो जाता है, जगह कम ले रहा होता है, और अगर जगह कम ले रहा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइनरी डेटा है वो जगह कम लेगा, तो वो कम जगह में का मतलब है कि वो जल्दी सेव हो जाएगा और जल्दी ही मेमोरी में लोड हो जाएगा। जितना ज्यादा डेटा होगा, जितनी ज्यादा वो जगह लेगा, उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा सेव होने में, उतना ज्यादा टाइम लगेगा लोड होने में। तो बाइनरी डेटा का एक एडवांटेज ये है कि आपका जो बाइनरी डेटा है वो सेव और लोड बहुत जल्दी हो सकता है एज कंपेयर विद द टेक्स्ट। तो अब हमने अभी तक जो है वो यहां पर टेक्स्ट एडिटर देखा था, अब हम स्क्रीन पे देखते हैं कि किस तरीके से हमें अगर कोई डेटा जो है वो रीड या सेव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बाइनरी डेटा का एक और प्रॉब्लम ये होता है कि वो पोर्टेबल नहीं होता, मतलब जरूरी नहीं होता कि आप एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव कर लें। वो जरा थोड़ा सा जो है वो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक या लैंग्वेज स्पेसिफिक भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर यहां पर देखें स्क्रीन के ऊपर 2pickle नाम का एक डेटा है। ये जो 2pickle टाइप का जो डेटा है इसके अंदर आप देखें ये एक पैंडास का एक फंक्शन है 2pickle, इसके अलावा पिकल की लाइब्रेरी है। ये पिकल की जो लाइब्रेरी है ये पाइथन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए मेरे पास क्योंकि पोर्टेबल डेटा नहीं था तो मैंने क्या किया, अपनी एग्जांपल में से एक CSV फाइल उठाई और उसको पिकल में पहले सेव कर दिया और दोबारा इसको रीड कर लिया। अब डेटा पिकल में सेव करने से क्या होगा कि मेरा डेटा बाइनरी मोड में सेव हो गया। एक तो ये इसमें से कोई देख नहीं सकेगा, तो देखेगा नहीं तो चेंज भी नहीं कर सकेगा, और क्योंकि वो डेटा चेंज और देख भी नहीं सकेगा तो मैं बाद में इसको दोबारा लोड कर सकता हूं। स्पीड भी हो गई है और बाइनरी फॉर्मेट भी आ गया है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है HDF5 डेटा। HDF जो है वो हायरार्किकल डेटा फॉर्मेट है। ये एक अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने फाइल से हम थोड़ा डेटाबेसिस की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स हैं लेकिन पाइथन में बहुत इजी है। तो पाइथन के अंदर जो हायरार्किकल डेटा फॉर्मेट होता है उसमें भी आप डेटा सेव कर सकते हैं, ना सिर्फ डेटा सेव कर सकते हैं, मेटा डेटा लोड भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का डेटा है, ये नॉर्मल RDBMS जैसे MySQL या SQL सर्वर या Oracle इस तरह का डेटा नहीं है, बल्कि हायरार्किकल टाइप का डेटा है। लेकिन इवन ये कि हायरार्किकल टाइप का डेटाबेस है, इसमें से आप डेटा जो है वो लोड करते हुए फिल्टर भी कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर अगर हम CSV से डेटा फिल्टर करने और लोड करने जा रहे हैं या बाइनरी डेटा भी लोड करने जा रहे हैं या एक्सेल से भी डेटा लोड करें तो वहां पर हम फिल्टर नहीं लगा सकते। हम स्किप रोज तो कर सकते हैं लेकिन हम कोई किसी कंडीशन नहीं दे सकते कि भाई ये वाली कंडीशन हो, डेटा पहले मेमोरी में आएगा फिर फिल्टर होगा। लेकिन HDF जो है फॉर्मेट है, क्योंकि वो एक डेटाबेस स्ट्रक्चर है तो उसमें ये फीचर अवेलेबल है कि आप डेटा को लोड करते वक्त या डेटा को सेव करते वक्त तो आप डेटा सेव कर दें और डेटा को लोड करते वक्त आपको उसको जो है वो थोड़ा सा फिल्टर भी कर सकते हैं। यही चीज देखते हैं। तो हमने क्या किया है, यहां पर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं हमने एक जो है वो 100 नंबर्स का एक डेटा फ्रेम बना दिया है। उसका जो कॉलम का नाम है वो क्या है, A। ठीक है, कॉलम का नाम क्या है, A, और वो नंबर है। ये देखें मैंने क्या किया, इस डेटा फ्रेम में एज अ सोर्स जो है वो एक डिक्शनरी दे दी है। तो डिक्शनरी तो डेटा फ्रेम के लिए कोई मसला ही नहीं है ना, तो वो तो डिक्शनरी, अब डिक्शनरी के लिए क्या करेगा, इसकी की को जो है एज अ कॉलम के नेम इस्तेमाल कर लेगा और इसको एज अ वैल्यू, इसके अंदर मैंने इंडेक्स नहीं दिया, इसका मतलब इंडेक्स वो खुद ही लेकर आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर एक फंक्शन इस्तेमाल किया, उसका नाम है HDF स्टोर। यहां से क्या होगा, एक नया डेटाबेस क्रिएट हो रहा है और उसका जो पॉइंटर है, उसका जो रेफरेंस है वो एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, यह ऑब्जेक्ट HDF ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर मैं फ्रेम का डेटा स्टोर कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आइंदा अगर कभी मुझे इस फ्रेम का डेटा इस डेटा में से उठाना है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, उसका कोई नाम रखना पड़ेगा। यानी कि आसान अल्फाज में मैंने क्या किया है कि अपने फ्रेम को इस डेटा स्टोर के अंदर स्टोर कर दिया है HDF में और उसका एक नाम भी बता दिया कि भाई इस नाम से आप डेटा को सेव कर दो और ये जो डेटा है ये यहां पर आकर सेव हो जाएगा। अब मुझे दोबारा जब भी चाहिए होगा मैं ये वाला नाम बताऊंगा और मुझे डेटा मिल जाएगा। यहां पर देखो एक और चीज हमने इस्तेमाल की है, OBJ1 का कॉलम। हमने क्या किया है, इसका एक कॉलम भी जो है वो हम सेव कर सकते हैं, हमारी चॉइस है। हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम जो है वो पूरा के पूरा डेटा फ्रेम सेव करें, हम एक कॉलम भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इसमें है ही एक कॉलम, मैंने इसमें पूरा फ्रेम भी सेव किया और एक कॉलम, दो अलग अलग सेव कर दिया। उसूली तौर पर तो यह नहीं होना चाहिए लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि हम
फ्रेम और उसका एक कॉलम दोनों सेव कर सकते हैं। मैंने ये दोनों को अलग अलग सेव कर दिया है, डेटा एक ही है लेकिन तो अलग अलग जगह पे सेव कर दिया है। टेक्निकली तौर पर ये पॉसिबल है, अब मुझे नहीं पता ये इथिकली तौर पर सही है या नहीं है। अच्छा, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो आप ये देखें, इस प्रिंट के बाद ये हमें बता रहा है कि ये HDF स्टोर है और ये इसका पाथ बता रहा है। ये कहां पे डेटा स्टोर होगा, ये जो फाइल है, ये डेटाबेस की जो एक फाइल है, ये हमारे करंट फोल्डर में जाकर ही जो स्टोर हो जाएगी। तो इसलिए इसके साथ किसी डायरेक्टरी का नाम नहीं रखा हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट किया स्टोर, उसके बाद मैंने किया प्रिंट, दोबारा मैंने आप देखें स्टोर के OBJ1 को मैंने दोबारा X में लेकर आ गया और मैंने X की टाइप पता की। जब मैंने X की टाइप पता की तो मुझे उसने बताया कि X की टाइप डेटा फ्रेम ही है, क्योंकि मैंने डेटा फ्रेम ही सेव किया था तो मुझे डेटा फ्रेम ही मिल गया और उसके अंदर डेटा भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और इसको आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें स्टोर डॉट पुट, ये एक दूसरा ऑप्शन है। इसके लिए मैंने दोबारा क्या किया है, अपने ही उसी फ्रेम को दोबारा सेव किया है एक नए ऑप्शन के साथ। पहले दूसरा ऑप्शन था और अब अलग ऑप्शन है। यहां पर मैंने इसको बताया कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, टेबल होगा। पहले मैंने बताया था कि उसका कोई फॉर्मेट नहीं होगा, तो वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा सेव हो जाएगा। लेकिन अब मैंने क्या पढ़ा, मैंने बताया कि उसका फॉर्मेट जो है वो क्या होगा, टेबल होगा। अगर फॉर्मेट टेबल हो तो उससे फायदा ये होता है कि जब मैं डेटा को सिलेक्ट करने जाऊंगा, यानी डेटा में रिट्रीव करने या एक्सट्रैक्ट करने जाऊंगा, तो मैं यहां पर कंडीशन भी दे सकता हूं। जो मैंने बताया था कि डेटाबेस में डेटा सेव करने का फायदा ये होता है कि आप डेटा रिट्रीव करने के लिए, डेटा एक्सट्रैक्ट करते वक्त आप कंडीशन भी दे सकते हैं, जो नॉर्मल CSV में पॉसिबल नहीं है। CSV में पहले क्या होगा, डेटा पहले मेमोरी में लोड होगा फिर फिल्टर होगा। इसमें डेटा लोड होते वक्त ही आप फिल्टर कर सकते हैं। दिस इज स्पेशलिटी। तो मैंने देखें यहां पर जो है वो डेटा सिलेक्ट कर लिया OBJ2। अभी आप देख सकते हैं यहां पर ये डेटा जो है वो यहां पर, तो ये है कि यहां पर ये डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, और जब हमारा काम हो जाएगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ये क्लोज करना जरूरी है वरना आपका डेटाबेस करप्ट भी हो सकता है। आखिरी के अंदर जो आपको याद रखनी है कि इसके अंदर दो शॉर्टकट फंक्शन भी हैं, एक toHDF और एक readHDF, ठीक है। तो पहले मैं जाऊंगा इसके अंदर, ये toHDF चलाता हूं, ठीक है। डेटा मेरा जो है वो यहां पर सेव हो गया। अब दोबारा मैं इसको चला रहा हूं, अच्छा इसमें देखें एक एरर आ गया, PD नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने पेंडा को डिफाइंड नहीं किया। तो कर देते हैं जनाब, numpy has no attribute data frame। ये मैंने क्या कर दिया, रुक जाए थोड़ा सा। हाँ ये अब डेटा मेरा जो है देख लें यहां पर स्टोर हो चुका है, सही है। अब मैंने क्या किया, इसको मैं इसको अब बंद कर रहा हूं और मैं यहां पर इसको लोड कर रहा हूं। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा डेटा जो है यहां पर दोबारा लोड हो गया है। तो हम readHDF से डेटा रीड कर सकते हैं और toHDF से डेटा राइट कर सकते हैं। यहां पर आपको याद रखना चाहिए कि आप ये जो दोनों कमांड्स हैं ये एक साथ एक ही सेल के अंदर नहीं चला सकते। उसकी वजह ये होती है कि जब वो रीड कर रहा होता है तो HDF जो है वो अपना जो मेन डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है उसको ओपन मोड में ओपन कर लेता है। जब आप उसको सेव करेंगे तो वो ओपन होता है और दोबारा आप इसके अंदर फौरन ही इसको सेव करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो बाद अगर इसके अंदर जो है वो एरर आ सकता है आपके पास toHDF और readHDF को एक साथ करने की वजह से कि डेटा जो है वो इस वक्त प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं है या आपका जो डेटाबेस है वो ओपन मोड में है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। हमने देख लिया किस तरीके से हम एक छोटा सा डेटा स्टोर बना सकते हैं। आगे जाकर हम एक और
डेटाबेस के ऊपर डिस्कस करेंगे जो रिलेशनल डेटाबेस के तौर पे यूज हो रहा है। इससे चलने से पहले जो है हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है रीडिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। तो हम क्या करेंगे कि डेटा अगर हमें डायरेक्ट एक्सेल फाइल में से डेटा रीड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप उसको सीएसवी में कन्वर्ट करें और सीएसवी में कन्वर्ट करने के बाद उस डेटा को आप पेंडास में लोड कर लें। इसी तरह आप पेंडास से डेटा सीएसवी में लोड करें और उसको एक्सेल में स्टोर कर लें। लेकिन पेंडास में ये बिल्ट इन फीचर मौजूद है कि आपका ये काम डायरेक्ट भी हो सकता है। यानी कि यहां पर देखिए स्क्रीन के ऊपर कि मैं डायरेक्ट जो है वो एक एक्सेल फाइल को जो है वो लोड कर लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया कि एक्सेल फाइल कौन सी है, यहां याद रखिएगा एक्सेल फाइल। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया कि एक्सेल फाइल की जो शीट नंबर 1 है उसका डेटा जो है वो अपने मुझे फ्रेम में स्टोर करना है। ठीक है, तो आप मेरे फ्रेम में डेटा आ गया। इसी तरह अगर मुझे जो है वो डेटा स्टोर करना है, ये तो रीडिंग थी ना, या अगर राइटिंग करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेल राइटर जो है यहां पर लिखूंगा और उसका डेटा जो है वो एक राइटर बना लूंगा। ये राइटर क्या है, ये एक्सेल राइटर है। अब मैं इसको बताऊंगा कि मेरा डेटा जो है वो इस राइटर की मदद से, राइटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जब भी हम अक्सर फाइल प्रोसेसिंग में काम करते हैं तो रीडर राइटर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो शायद आपने Q1 में पढ़ा भी होगा। तो ये राइटर वही डेटा जो है वो सेव करने का एक ऑब्जेक्ट है। राइट करा रहे हैं हम अपनी फाइल को। तो हम राइट कराते वक्त मैंने कहा कि शीट 1 नाम की शीट को राइट करा दो। एक्सेल फंक्शन है हमारा और ये राइटर जो है वो हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट है। और राइटर जब हम सेव करेंगे तो हमारा डेटा एक्सेल फॉर्मेट में जाकर सेव हो जाएगा। डायरेक्ट एक सिंगल तरीकेकार भी है, तो हम जो उसको कर सकते हैं कि हम जब 2 एक्सेल का है तो हम डायरेक्ट इसमें फाइल का नाम बताते हैं। तो जो भी आपके इस फ्रेम का डेटा होगा, इस डेटा फ्रेम का, वो इस फाइल में डायरेक्ट सेव होगा। तो आपके पास ये तरीका भी है और ये वाला तरीका। ये वाला तरीका उस वक्त फायदेमंद होता है जब आपके पास मल्टीपल शीट्स हो। अगर आपके पास एक फाइल में एक ही शीट हो तो आप ये इस तरह डायरेक्ट एक्सेल स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक फाइल के अंदर मल्टीपल शीट हो तो उस वक्त जो है फिर आपको ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। अभी तक हमने वो तमाम डेटा स्टोर किया था या एक्सेस किया था जो हमारे पास लोकल मशीन्स के ऊपर अवेलेबल था, लोकल मशीन के ऊपर अवेलेबल था। मसलन सीएसवी में डेटा था, एक्सेल में डेटा था, एचडीएफ हायरार्किकल डेटाबेस था उसमें डेटा था, या पिकल में डेटा था। जो भी डेटा था हमने लोकल मशीन से उठा लिया। इस वक्त हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करने जा रहे हैं और वो ये है कि हम अपना डेटा जो है वो, हमारा जो डेटा है वो एक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है और वहां से हम रिट्रीव करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है अगेन, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल जो है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाऊंगा, आपको ये स्क्रीन पे जाकर एग्जांपल देखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर। ये देखें यहाँ पर एक वेबसाइट है, उसका नाम है GitHub। और सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूं कि ये बगैर एपीआई से चल जाए। इसको कट कर देंगे। अच्छा, तो ये एपीआई फाइल है जिसके अंदर वो तमाम इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। जो पैंडास से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर GitHub की एपीआई के ऊपर मौजूद हैं। इससे जो भी डेटा होगा वो उठकर कहाँ आ जाएगा, आपके यूआरएल के अंदर। इसके लिए जो है वो हमें एक और लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करनी पड़ रही है, उसका नाम है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी क्या करती है कि आपके पाइथन के प्रोग्राम को किसी भी वेबसाइट से डेटा उठाकर लाकर दे देती है। तो मैंने क्या किया, request.get करके इस यूआरएल का नाम बताया। इस यूआरएल के अंदर मैंने पूरी यूआरएल सेव की हुई है और डेटा मेरा डेटा जो है वो इस वेरिएबल में आ गया। ये वेरिएबल एक टेक्स्ट वेरिएबल है, सॉरी ये वेरिएबल एक लिस्ट वेरिएबल है और इसमें देख सकते हैं इसमें सारा डेटा जो है वो यहां पर आ गया है। थोड़ा सा अजीब अजीब सा लग रहा होगा आपको। ठीक है, इस डेटा को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जेसॉन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम इस डेटा को जेसॉन में कन्वर्ट कर लें और अब ये, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जेसॉन का डेटा जो है यहां पर, ये जेसॉन फॉर्मेट के लिस्ट के अंदर जो है वो, अब इसके अंदर मैं इंडिविजुअल डेटा जो है वो एक्सेस कर सकता हूं। मैं यहां पर देखिए ढूंढ रहा हूं कि किसी तरीके से मुझे डेटा ढूंढना है तो मैं किस तरह से टाइप, मिसाल के तौर पर यहां पर जो है ये मुझे फर्ज करें टाइटल ढूंढना है। तो आपको पता होगा कि ये क्योंकि जेसॉन जो है वो असल में एक डिक्शनरी बन जाती है। तो मैं यहां पर इसको कॉम्प्लिकेटेड डेटा को बंद कर रहा हूं और मैं कर रहा हूं
डेटा और टाइटल, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। देखें ये प्रिंट हुआ है। सॉरी, टाइटल को मैंने कोटेशन में लोड नहीं किया। डेटा इंटरनेट से आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा जेसॉन फॉर्मेट में है, ये लिस्ट में है। पिछले वाले को थोड़ा सा हम कट कर देंगे यहाँ से, जहाँ से मैं जेसॉन पे था, कि डेटा जो है वो हमारा जेसॉन फॉर्मेट में आ गया है। अब देख लें ये हमारे पास जेसॉन फॉर्मेट है। मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, एक अलग सेल बना रहा हूँ। पहले तो मेरी कोशिश होती है कि सारा डेटा एक ही सेल में आ जाए, मतलब सारा हम जो काम करें वो एक टॉपिक का डेटा, एक टॉपिक का कोड जो है वो एक ही सेल में हो। लेकिन मैंने यहाँ पर दूसरा सेल इसलिए बनाया है कि अगर मैं इसी सेल के अंदर डेटा इस्तेमाल करूंगा तो ये बार बार डेटा एपीआई से लोड करेगा। तो अब एक मरतबा डेटा लोड हो चुका है, और डेटा कहाँ मौजूद है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसके जीरो एलिमेंट में क्या है, पूरी की पूरी डिक्शनरी हमारे पास मौजूद है। तो मैंने इसका जीरो एलिमेंट में से डेटा डिक्शनरी उठा ली है, और अब मैं जाऊंगा इससे डिफरेंट जो है वो, मिसाल के तौर पर अभी पहले क्या मैं कर रहा हूं, पहले मैं दो लगा दिए, मैंने 3 लगा दिया। यहां पर देखें मेरे पास जो है वो डिक्शनरी में से टाइटल जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो एक टाइटल जो है मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, इससे जितने भी टाइटल्स होंगे वो मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे जो असल काम है ये नहीं है कि जी डेटा मैंने उठा लिया वेब पे से, मुझे क्या करना है, इस डेटा को कन्वर्ट करना है किसमें, डेटा फ्रेम में। तो मैंने यहां पर डेटा उठाया, ये डेटा जेसॉन फॉर्मेट में, इसका मतलब है डिक्शनरी की फॉर्मेट में होगा, और इस डेटा के अंदर जो है वो नंबर्स, टाइटल, लेबल, इस तरह बहुत सारी चीजें होंगी। तो मैंने इसमें से 4 जो काम के कॉलम थे वो मैंने उठा लिए हैं, और उसके बाद ये मेरा एक नया डेटा फ्रेम बन गया है, और इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने इसको प्रिंट करा, इश्यूज हेड, इश्यूज मेरा डेटा फ्रेम है, और इसके अंदर ये सारे कॉलम्स है। ये सारे कॉलम्स कहाँ के हैं, ये मैंने 1 बाय 1 इस डेटा डिक्शनरी में से जाकर देखे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर देखो प्रिंट करा के आपको बताया था। तो आप भी थोड़ा सा इसमें चीजें ऐड करें, मैंने नहीं की हुई है, आपको ये चीजें ऐड करनी है, किस तरह से डेटा डिक्शनरी वगैरह में से डेटा हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये टाइटल किया, इसकी पूरी डिटेल जो है आपकी किताब में भी मौजूद है, तो आप किताब में से भी इसका डेटा देख सकते हैं। तो आप देखें यहाँ से जो है वो मेरा नया डेटा फ्रेम बन गया इस मरतबा, और ये डेटा फ्रेम जो है वो मेरी वेब एपीआई में से आया है। अच्छा जी, चैप्टर 2 में अब हम आ गए। अब हम चैप्टर 2 के अंदर थोड़ा सा डेटाबेस के ऊपर बातें कर रहे हैं। वैसे तो आप पाइथन में किसी भी डेटाबेस से डेटा एक्सेस करके पेंडास के डेटा फ्रेम में ला सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आसानी के लिए एक बहुत ही लाइट वेट RDBMS इस्तेमाल किया, उसको कहते हैं SQL लाइट। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप SQL लाइट इस्तेमाल करें, आप SQL सर्वर, MySQL या Oracle का कोई भी डेटा जो है, जो भी RDBMS है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आपकी जो लाइब्रेरी की कोडिंग है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन मोस्टली जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है सिलेक्ट करने का, इंसर्ट करने का, वो सेम रहेगा। तो यहां पर हम दोबारा स्क्रीन के ऊपर आते हैं और स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। इसके लिए मुझे चलाने के लिए मुझे ये SQLite को जो है वो इंपोर्ट करना पड़ा, और इंपोर्ट करने के लिए जो है वो आपको कोंडा को इंस्टॉल भी करना पड़ा। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, बाज़ जगह पे मैंने शायद लिखा हुआ भी है, लेकिन शायद अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको याद रखना है कि कुछ जैसे HD5 फॉर्मेट वगैरह अगर हम अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट वगैरह, तो ये आपको डाउनलोड भी करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट वगैरह की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन SQLite जो है अगर आपको जो है वो इंस्टॉल करना है अपनी पाइथन में, तो आपको ये वाली कमांड चलानी है। आप पिप कमांड इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर आप एनाकोंडा की डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पे देख लें आप, SQL इंपोर्ट को मैंने सबसे पहले SQL किया, एक नई टेबल क्रिएट की, ठीक है, और उसके बाद मैंने कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट करने के बाद मैंने एक क्यूरी एग्जीक्यूट की, और क्यूरी करने के बाद, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आ गया, मेरे पास एक एरर आ गया है कि भाई टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसकी वजह ये है कि ये कोड जो मैं चलाकर देख चुका हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए,
मुझे यहाँ आ जाना चाहिए और यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ आ जाना चाहिए और यहाँ आने के बाद मुझे ढूंढना चाहिए कि मेरा SQLite, किसी SQLite है, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, ये SQLite को मैंने क्लिक किया है और SQLite को क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर ये डिलीट का बटन दबा दिया। अब क्या होगा कि मेरा SQLite का पूरी जो डेटा फाइल थी, मेन डेटा फाइल, वो ही रिमूव हो गई। तो अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये कोड बन गया। अब इसमें क्या होगा, एक फाइल आपकी क्रिएट हो गई। अगर आपने कभी शायद थोड़ी सी डेटाबेस वगैरह कभी पढ़ी हो स्कूल कॉलेज वगैरह में, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा आप डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, RDBMS का कॉन्सेप्ट जो है, और ट्यूटोरियल वगैरह, इस वीडियो को पॉज करें और कोई ट्यूटोरियल वगैरह पढ़ लें ताकि आपको ज़रा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि यदि क्रिएट टेबल क्या है क्या नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको क्रिएट टेबल, इंसर्ट टेबल, इस तरह की चीज़ें पहले से पता होंगी। नहीं पता है तो फिर आप इसको जाकर ज़रा इंटरनेट के ऊपर चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर मैंने डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, किस तरह डेटा इसमें से इंसर्ट हो रहा है। ये मैंने डेटा इंसर्ट कर लिया, ठीक है। ये वेरिएबल, सॉरी, ये आपने तो याद होगा, ये ट्यूपल बनाया हुआ है मैंने। इसमें 3 कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 4 कॉलम के 3 ट्यूपल्स हैं। और ये डेटा जाके जब ये डेटा में इंसर्ट करूंगा, इन चारों कॉलम को यहाँ पे देखें मैंने क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि जब मैं एग्जीक्यूट पूरी स्टेटमेंट और डेटा लिखूंगा तो ये एग्जीक्यूट मैनी की स्पेशलिटी है कि वो स्टेटमेंट लेगा और इसमें जहां जहां क्वेश्चन मार्क होंगे वो इस डेटा से रिप्लेस करना शुरू कर देगा। अगर इसके अंदर 3 रोज हैं तो 3 मरतबा करेगा, 10 होंगे, 1000 होंगे, जो भी होंगे, वो जितना भी होगा वो डेटा इंसर्ट कर देगा। और अगली मरतबा जो है, ये तो मेरा डेटा इंसर्ट हो गया ना, अब मैं अगली मरतबा जो है वो डेटा फेच करके लेकर आ सकता हूं रोज और टाइप के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां तक कि हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट की, एक डेटा जो है वो इसमें से इंसर्ट किया और उसके बाद डेटा को सिलेक्ट कर दिया। मैंने अलग अलग सेल में इसलिए लिखा है कि बार बार मैं ये वाला सेल चलाऊंगा तो टेबल आपकी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि टेबल एक मरतबा क्रिएट होती है तो RDBMS की कुछ रूल्स होते हैं, उसमें से एक रूल होता है कि भाई एक नाम की एक टेबल बराबर नहीं कर सकते। आखिरी चीज जिसकी वजह से हमने इतनी सारी कहानी की थी वो ये थी कि हमें अगर डेटा फ्रेम बनाना हो डेटाबेस से तो कैसे बनाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर मैंने कर्सर बनाया हुआ था, ठीक है। इस कर्सर की डिस्क्रिप्शन भी है यहाँ पर, तो मैं ये चला के दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, कर्सर के अंदर कुछ भी नहीं है, सब जगह NON लिखा हुआ है, लेकिन इसमें काम की चीज है वो है NA, ठीक है। यानी कि पहले वाले एलिमेंट जिसको हम 0 एलिमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ डेटा मौजूद है, ठीक है। कर्सर डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं SQLite के अंदर, लेकिन अभी हम फिलहाल ये सिर्फ कॉलम के नाम उठाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2 काम किए, जरा गौर से समझिएगा आप। मैंने क्या किया, एक नया डेटा फ्रेम बनाया है और इसके अंदर रोज आ रही हैं। रोज कहां से आ रही हैं, रोज यहां से आ रही हैं। और फैच ऑल क्या करेगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट। हमने आपको याद होगा यहां पर एक टेस्ट नाम की डेटा फाइल बनाई थी, सॉरी टेबल बनाई थी, और उस टेबल के अंदर ये सारा डेटा इंसर्ट कर दिया था। उसके बाद हमने ये फैच ऑल से करके इसमें लेकर आया। ये जो रोज है ये हमने यहां पर देखा है, यहां पर दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर इंसर्ट कमांड नहीं चलाई, हमने चला दी। ये आप देख सकते हैं यहां पर एक लिस्ट डेटा जो हमें मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, लिस्ट फॉर्म में। तो मैं यहां पर डेटा तो उठा के ला सकता हूं, लेकिन मुझे कॉलम के नाम भी चाहिए। अगर मैं ये डेटा सिर्फ दे दूंगा, कॉलम के नाम नहीं दूंगा, तो वो अपनी मर्जी से कॉलम के नंबर 01, 01, 2, 3 और इंडेक्स के नंबर भी कर देगा। तो मैंने इंडेक्स नहीं दिए, लेकिन मुझे कॉलम के नामों की जरूरत थी। तो मैंने इसके लिए क्या किया, ये जो हमारा कर्सर है जो हमने यहां पर इस्तेमाल किया, इस वेरिएबल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि एक डिस्क्रिप्शन का एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर लिस्ट पड़ी हुई होती है। ये देख रहे हैं आप, नीचे लिस्ट नजर आ रही है। ये इसके अंदर जो 0 एलिमेंट होता है वो टेबल के कॉलम का नाम होता है। टेबल के कॉलम के नाम मैंने यहां पे बताया, मैं देखें यहां पे जब क्रिएट टेबल की मैंने बताया था A, B और C और D। मैं चाहूं तो इसके अच्छे नाम भी रख सकता था, लेकिन सिर्फ मैंने टाइम बचाने के लिए अपना ABCD लिख दिया। तो अब क्या होगा कि मुझे अगर याद थे तो मैं यहां पे कॉलम के नाम मैनुअल भी दे सकता था, लेकिन मैंने इस फायदा उठाया कि इसके अंदर 0 एलिमेंट के ऊपर
जो है वो टेबल के कॉलम के नाम मौजूद थे, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट कॉम्बिनेशन लगाई। ये आपको याद आ रही होगी, आपने Q1 में पढ़ा होगा कि आपने क्या किया, कर्सर डिस्क्रिप्शन से आपने डेटा उठाना है x को, और x का जो भी उसका डेटा होगा वो आप उठाएंगे, x के अंदर लेकर आएंगे, और x के 0 को जो है वो आप एक कॉलम की लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके पास कॉलम के नाम भी आ गए, रोज भी आ गए। अब आपको सिर्फ आखिरी काम क्या करना है, डेटा को प्रिंट करना है। तो मैं ये वाला प्रिंट जो है मैं बंद कर रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेटा फ्रेम है उसमें डेटा जो है वो डेटाबेस में से भी आ गया है। ठीक है, आखिरी चीज, फिर आखिरी चल रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल असली वाली आखिरी है, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक खत्म हो गई है। और वो ये है कि अगर मैं SQL Acme, ये एक ORM है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है। अब ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो पाइथन में काम करते हैं और आप भी आगे जाके काम करेंगे, तो उसमें ये होगा कि SQL Acme जो है वो आपके डेटा को आसानी के साथ जो है वो उठा के ले आता है। अभी हमने यहाँ पर एक लंबी कहानी की थी ना, डेटा को हमने जो है वो कर्सर में लेकर आया, उसके बाद फैच ऑल किया, फिर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। तो अगर हम SQL Acme नाम की एक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर लेंगे और उसको बाद उसको इंपोर्ट कर लेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, एक लाइन में आपका काम हो जाएगा। आप इसमें बताएंगे कि यहां पर क्रिएट इंजन करना है, आपको बताना है कि आपका डेटाबेस कौन सा है और उसकी फाइल का नाम क्या है, और उसको एक, जब वो इंजन है वो आपके डेटा एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और उस वेरिएबल के बाद आपको यहां पर कमांड चला देनी है, और आपका रीड SQL से क्या होगा, आपका नया डेटा जो है वो यहां पर आ जाएगा। मैंने यहां पे वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, अगर आप वेरिएबल का नाम नहीं लिखते तो शायद आपको पता होगा कि जो भी चीज आखिरी में होती है वो प्रिंट हो जाती है। तो मैं यहां पे लिख भी सकता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये हम डेटा फ्रेम ही बना रहे हैं, डेटा df इक्वल्स टू ये, और मैंने यहां पर लिखा ठीक है जनाब। इसकी अब शक्ल थोड़ी सी खराब हो गई है, जो खूबसूरती आ रही थी नेचुरल डेटा DF की प्रिंट करने की वो नहीं आ रही, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि आपका डेटा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो खत्म हो गया। इस रैपअप में आपने ये देखा होगा कि हम किस तरीके से जो है वो डेटा उठाकर, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा उठाकर पेंडा के डेटा फ्रेम में ला सकते हैं, और जब एक मरतबा पेंडा के डेटा फ्रेम में आएगा तो हम इसको डेटा ऑपरेशंस परफॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी के लिए यहां पर हम इसको ये वाला जो सेक्शन है नवेद भाई, इसको हम क्या करेंगे, शुरू में लेकर आने की कोशिश करेंगे। मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो बनाना चाह रहा था, ठीक है।